जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईपीसी की 88 से लेके 144 तक की इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हमने 2 वीडियो बना चुके हैं हम, तो उसमें आपने देखा ही होगा 88 तक की धाराओं को। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सेक्शन का नाम क्या है। तो इसका नाम है आईपीसी। और ये कब परवर्त हुआ? तो ये परवर्त हुआ था 1 जनवरी। कब हुआ था? 1 जनवरी 1862 को। ठीक है, कितने सेक्शन है इसके अंदर? 511 सेक्शन है। और चैप्टर कितने हैं? चैप्टर इसके अंदर है 23। ठीक है, और अभी लेटेस्ट में कहाँ लागू हुआ था? मैंने आपको बताया था, ये लागू हुआ था अभी J&K में। और कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। धारा 88, इसका ये वाद है, इंपोर्टेंस को याद कर लेना। सुब्रू कविराज का मामला 887। ठीक है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के ना इस बार या पहले भी ये वाद है, काफी इंपोर्टेंट रहते हैं ये, तो इनको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट 95। सेक्शन 95 क्या है? इसमें तुच्छ अपहानि कारित करने वाले कार्य अपराध नहीं है। तुच्छ अपहानि, जो इसका मतलब ये ऐसे समझ सकते हो आप कि जो छोटे मोटे हानि हो जाती है ना, तो उसके लिए हम किसी को आपराधिक नहीं ठहरा सकते। जैसे कि अपनी बस में जा रहे हो और किसी ने आपके पैर पे पैर रख दिया और आपका पैर चिर जाता है, तो आप ये नहीं कि जाके एफआईआर करो और ये इधर उधर के ड्रामेबाजी करने लगो, क्योंकि वो एक अपराध नहीं होता है। तो ये 95 अकॉर्डिंग, सेक्शन 95 के अकॉर्डिंग वो अपराध नहीं माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 96। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया कार्य अपराध नहीं है। धारा 96 बोलती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण करता है, हमें मतलब कोई भी हानि या क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके अगेंस्ट में हम जो भी प्रयोग करते हैं, अपना बल प्रयोग करते हैं, जो भी हम डिफेंस यूज करते हैं, वो अपराध नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 94। इसको पहले बताना था बट ये छूट गया था, तो उसको यहाँ ले लेते हैं 94 को। वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकिया या धमकी द्वारा विवश किया गया हो। मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को जबरन तरीके से हम कोई काम करवाए तो वो विवश किया गया। मतलब कि जैसे कि आप इसका एक तरीके एग्जाम्पल है, जैसे किसी का मर्डर करना है और वो दूसरे के घर में पहले उसको बोलते जा उसके घर के दरवाजे खुलवा दे तू जाके, तो वो बंदा उसको बोलता है अदरवाइज अगर तू दरवाजे नहीं खुलवाएगा तो तेरे को मार दिया जाएगा। तो वो क्या करेगा भैया, उसको तो अपनी जान बचानी है ना, तो जाके उसका गेट बजाएगा, क्योंकि उसकी आवाज सुन के वो गेट खोल देगा, क्योंकि वो तो उसका पड़ोसी है ना, जानने वाला। ठीक है, तो उसके जैसे उसने उसकी आवाज सुनी कि हाँ भाई है बराबर का ही, तो उसने गेट खोल दिया, तो उसका मर्डर कर देता है। लेकिन जिसने गेट खोले थे ना, खुलवाए थे आवाज लगा के, वो अपराधी नहीं माना जाएगा 94 के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि उसको विवश किया गया था, उसको बोला गया था अदरवाइज आप गेट नहीं खुलवाओगे तो आपको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 94 का मतलब था। 97, शरीर तथा संपत्ति संबंधी आत्मरक्षा का अधिकार। 97 बोलता है शरीर तथा संपत्ति संबंधी आत्मरक्षा का अधिकार। इसमें शरीर और संपत्ति के संबंधी में मतलब जो अभी हम कार्रवाई करेंगे वो सभी इसके अंदर आएंगे 97 के अंदर। ठीक है, शरीर तथा संपत्ति संबंधी आत्मरक्षा के जितने भी अधिकार है वो सब 97 में। 98, है विकृतचित पागल व्यक्ति आदि के काम के विरुद्ध आत्मरक्षा का अधिकार। विकृतचित मीन्स मतलब पागल व्यक्ति है कोई। इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे कि हमारे ऊपर कोई पागल व्यक्ति है, पागल आदमी है, वो हमारे ऊपर कुछ हमको मारने की कोशिश करता है, गहरी चोट या किसी भी टाइप से कोई डंडा उठा के हमारे पीछे भाग रहा है, या फिर
कोई हाथ में तलवार लेके पीछे भाग रहा है, तो हमें हक है पूरा, हमें डिफेंस करने का अधिकार है। 98 धारा के अकॉर्डिंग हम उसको डिफेंस कर सकते हैं। उसके जो हम मतलब अगर वो बंदा ठीक होता ना तब कार्रवाई करते, तो पागलपंती में हम वही कार्रवाई करेंगे जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित कर सके। ठीक है, तो पागल व्यक्ति से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं 98 के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि वो पागल है तो हम वो हमको मार रहा है तो हम उसको मारे ना, या उसको हम ऐसे ही करने दो जो वो कर रहा है। नहीं, हमको उसको डिफेंस करना है, उससे बचना है। ठीक है, और डिफेंस में हम वही सब कोशिश करेंगे। अगर वो बंदा जब ठीक होता तो वो कार्रवाई तब होती, तो वही कार्रवाई हम आज करेंगे जबकि वो पागल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम पागल व्यक्ति से डिफेंस नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगी या मतलब कानून बोलेगा कि तूने पागल के साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनसे डिफेंस कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 99, इसमें अपवाद से कहा सेल्फ डिफेंस अलाउ नहीं है। इसका मतलब है कि कहा सेल्फ डिफेंस अलाउ नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन है 99। इसका मतलब ये है कि जब कोई लोक सेवक है, जैसे कि आप आज के मतलब आने वाले सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, तो आप कहीं कार्रवाई करने के लिए जाओगे, किसी को पकड़ने के लिए जाओगे, और कोई वहां सामने वाला जो मुजरिम होगा वो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। ये नहीं कि आप उसको पकड़ने के लिए जाओ, वो आपके ऊपर डंडे लाठी या फिर पत्थर फेंकने लगे, तो उसको अधिकार नहीं है सेल्फ डिफेंस का, क्योंकि आप लोक सेवा को एक विधि पूर्वक कार्य कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो बंदे विधि या मतलब न्यायिक मतलब जो कानून के हैं, लोक सेवक है, उनके अगेंस्ट ये डिफेंस लागू नहीं होते। ठीक है, 99 का मतलब ये है। जो 96 से लेके 106 तक है, ये सारे के सारे उपबंध 99 पर लागू नहीं होते, मतलब कि जो लोक सेवक है उन पर ये लागू नहीं होते। ठीक है, 100, सेक्शन 100 काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है, शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार में कब मौत की जा सकती है। शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार में कब मौत की जा सकती है, मतलब कोई बंदा हमारे ऊपर हमें मारने के लिए आ रहा है, हमें क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसकी मौत कब कब कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताता हूं हम कब मौत की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति हमारी तरफ आ रहा है, हमें मारने के लिए आ रहा है, तो हम उसको मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको पक्का आशंका होनी चाहिए कि मेरे को मारेगा, तब उसको मार सकते हैं। ठीक है, एक गहरी चोट में लग रहा है कि मेरी आंख फोड़ सकता है, ये मेरे या कान सुनने की आवाज जा सकती, सुनने की मतलब क्षमता खत्म हो सकती है, जो गहरी चोट होगी, तब भी हम दूसरे की जान से हम दूसरे को मार सकते हैं, दूसरे की जान ले सकती है। थर्ड हो गया, अगर कोई लड़की है, उसको लग रहा है कि मेरा रेप कर सकता है, या मतलब वही कंडीशन है सब कुछ, तो लड़की को विदाउट एनी हेजिटेशन वो उसको मार सकती है, उसको पूरा अधिकार है कि बचाव का अपने का। ठीक है ना, और उसके नेक्स्ट है, और हम प्राकृतिक विरुद्ध लस्ट, ठीक है, ये भी एक वर्ड होता है, उसके अगेंस्ट भी हम अपने आप को बचाने के चक्कर में दूसरों को मार सकते हैं। और थर्ड है, फोर्थ है व्यापरण या अपहरण। सुनते हैं ना कि उसको व्यापरण, उसको उठा के ले जा रहा था ऐसे कुछ करके, तो उसमें भी हम दूसरे बंदे को मार सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आप गाड़ी लेके रोड पे कोई बंदे आ रहे हैं और ये स्कूल है, या फिर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और यहाँ कोशिश करते हैं उसको अंदर गाड़ी के अंदर डालने की, लेकिन वो जो लड़की क्या करती है, जो लड़का होता है, जो भी कोई होता है, जैसे पकड़ने की कोशिश, उसको धक्का मार देता है, और पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसके धक्के मारने से जो उसको कोशिश कर रहा था अंदर डालने की और उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ भी ये डिफेंस है। ठीक है, उसकी मौत हो गई तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधा बोलेगा कि मेरे को अपहरण कर रहा था, मेरे को उठाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसको धक्का मारा, उसकी मृत्यु हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एक और है एसिड। अगर कोई बंदा किसी के ऊपर एसिड फेंकता है तो उसकी भी मृत्यु क्या की जा सकती है। ठीक है, सदोष प्रतिरोध। तो ये थे शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार में कब मौत की जा सकती है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार में कब मौत की जा सकती है। मृत्यु में, अगर कोई हमारी मृत्यु करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसकी मृत्यु कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गहरी चोट में भी हम मृत्यु कर सकते हैं, और रेप। ठीक है, नेक्स्ट, व्यापरण अपहरण, और एसिड फेंकना, प्राकृतिक विरुद्ध, और सदोष प्रतिरोध। ठीक है, बाकी आपको ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि शरीर संबंधी आत्मरक्षा के अधिकार में कब मौत की जा सकती है। ये कहां पर है, तो ये आईपीसी की धारा 100 में है। ठीक है, नेक्स्ट 102, शरीर संबंधी आत्मरक्षा का अधिकार कब से प्रारंभ होता है और कब तक जारी रहता है। तो ये शरीर संबंधी आत्मरक्षा का अधिकार कब से शुरू होता है, ये तब से शुरू होता है दोस्तों, और आपको डाउट हो जाता है कि मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है, या मेरे को आपको डाउट है किसी के ऊपर
कि मेरे को क्षति पहुंचा सकता है, आपको आशंका है, तो तब से आपको जब लग रहा है ना कि आशंका हुई है, तो तभी से आपका शुरू हो जाता है वो ये अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार ये शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? जब से आपको आशंका होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और कब तक रहता है? पूछ रहा है कब तक रहता है? ये रहता कब तक है? ये रहता है तब तक आपकी आशंका वो खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कोई बंदा सामने से आ रहा है, वो आपको मार सकता है, तो आपको वो आपका शुरू हो जाता है आत्मरक्षा का अधिकार, और जैसे वो निकल जाता है, इसका मतलब आपका वो जो खतरा था वो टल चुका है, तो वैसे ही आपका वो समाप्त हो जाता है आत्मरक्षा का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट 103, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार प्रयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित कर देना। कि अगर हम संपत्ति संबंधी में भी हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कर सकते हैं, तो कब कर सकते हैं? जैसे कि हम इसको लेंगे, आपके घर में चोर घुस गए हैं, लूट करने के लिए आए हैं वो लोग, तो अंधेरा है काफी या उजाला है, जो भी कुछ है, आपके पास कोई साधन नहीं, आपने देखा डंडा पड़ा है, उठा के आपने उसको डंडा मार दिया। ठीक है, और डंडे मारने से उसकी मृत्यु हो गई, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको पता था, क्या पता कौन है क्या करने वाला था, हमें मारने वाला था, कुछ और ज्यादा करने वाला था, तो इसमें भी 103 वहां पर लागू होती है। ठीक है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये सब करने में। तो संपत्ति संबंधी आत्मरक्षा का अधिकार कहाँ पर है? 103 में। तो संपत्ति संबंधी आत्मरक्षा का अधिकार में हमलावर की मृत्यु कब की जा सकती है, वो पूछा जाए तो कहाँ पर है? वो आईपीसी की धारा 103 में है। तो इससे रिलेटेड ये 3 वाद है। पहला वाद है सूर्यकांत दास बनाम केरल, सेकंड है सुशांक बनाम महाराष्ट्र, और थर्ड है हम्पी बनाम महाराष्ट्र। ये वाद जरूर याद रखना। ठीक है, जो भी मैं वाद बोल रहा हूं ना, वो काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, धारा 107, किसी बात का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? दुष्प्रेरण, किसी बात का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब है उकसाना। ठीक है, उकसाने से मतलब है जैसे कि होते हैं ना, बहुत से गांव में लोग होते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं कि तू कर दे इस काम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको समझाते कि ऐसा नहीं, ऐसे कर दे, या वो उस रोड से बैंक की गाड़ी जाती है, ऐसे ऐसे करके उसको लूट ले, मतलब षड्यंत्र रचते हैं। तो उसमें 107 है। अगर पूछा जाए किसी बात का दुष्प्रेरण कहाँ से है, तो कहाँ पर है? वो 107 है, धारा 107 आईपीसी की धारा 107 में क्या है? किसी बात का दुष्प्रेरण, उकसाना। ठीक है, 108 दुष्प्रेरक। दुष्प्रेरक क्या होता है? दुष्प्रेरक उसको कहा जाता है जो उकसाने वाला व्यक्ति है ना, उसको बोलते हैं दुष्प्रेरक। ठीक है, जो ये फर्स्ट में 107 में सिखा रहा था ना, दूसरे को बता रहा था कि ऐसे कर दे वैसे कर दे, तो करने जो सिखाने वाला है उसको बोला जाता है दुष्प्रेरक। तो वो कहाँ पर है परिभाषित? तो वो 108 में, आईपीसी की धारा 108 में। तो धारा 109। नेक्स्ट, दुष्प्रेरण का दंड। दुष्प्रेरण का दंड, जो दुष्प्रेरण कर रहा था ऊपर 107 में, उसका दंड कहाँ पर है? 109 में। उसका दुष्प्रेरण का दंड कितना होगा? दंड उसका उतना होगा जितना कि उसने उकसाया ना, उसने बोला कि वहां पे चोरी कर, जो चोरी के लिए वहां पे दंड होगा, चोरी के लिए जो भी दंड होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा। या बोला उसने उकसाने से किसी की मृत्यु कर दी, तो मृत्यु करने के लिए जो दंड होगा वो यहाँ 109 में लागू होगा। कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है कि यही दंड होगा, अकॉर्डिंग टू उसके अपराध पे निर्भर करता है कि उसने करवाया क्या है उससे। ठीक है ना। नेक्स्ट, धारा 120 का ए, ये काफी इंपोर्टेंट है। धारा 120 का है आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र, इसका एक वाद है इंपोर्टेंट, ये सिब्बू बनाम हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखना इसको वाद को, सिब्बू बनाम हिमाचल प्रदेश। आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र की ये परिभाषा है 120 के ए में। अगर पूछा जाए आपसे कि आपराधिक षड्यंत्र के बारे में कहाँ बताया गया है, कहाँ परिभाषित है, तो आईपीसी की धारा 120 में है। आईपीसी की 120 में से आपराधिक षड्यंत्र का मतलब होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो, आपराधिक षड्यंत्र मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो और अवैध कार्य को
करने वाले हो, अवैध कार्य को करते हो, या फिर वैध कार्य को अवैध तरीके से करते हो। समझ आ रहा है आपको आपराधिक षड्यंत्र का, कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति है, दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, और बात क्या कर रहे हैं, किसी कार्य को करने की बात कर रहे हैं कि वो वैध कार्य है। कार्य कैसा है, वैध कार्य है, बट करने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि उसको मतलब जो यूज लेना चाहते हैं ना, वो जिस तरीके से करना चाहते हैं वो तरीका क्या है, अवैध है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो होता है आपराधिक षड्यंत्र। जैसे किसी बैंक को लूटना, तो उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं वो, तो वो क्या आएगा, आपराधिक षड्यंत्र। लेकिन वो कब लागू नहीं होगा, वो तब लागू नहीं होगा, हमने षड्यंत्र तो कर लिया है लेकिन हमने वो काम किया ही नहीं, अंजाम तो दिया नहीं है। हम 2-3 बंदे थे, हमने आपस में बैठ के बात की, और लेकिन हमने वो वहां पे निरस्त कर दिया, हमने वो काम आगे बढ़ाया नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम तीनों ने बात की और एक ने जाके वहां पे वो प्रोग्राम कर दिया, ठीक है, बैंक को लूट लिया है, बैंक का ताला तोड़ दिया, तो वो तीनों के तीनों फंसेंगे उसमें। ठीक है ना, केवल एक के ही, क्योंकि उसमें षड्यंत्र में कौन कौन थे, वो 3 बंदे थे ना, षड्यंत्र में 3 बंदे थे, तो तीनों के तीनों उसमें फंसेंगे, क्योंकि षड्यंत्र बनाया था तीनों ने। बेशक एक ने ही जाके वहां पे ताला तोड़ा हो, अगर पूछताछ होगी तो बताया जाएगा, तो पूछा जाएगा तो क्या था कि हम तीनों का आशय था। क्या आशय था, कि ऐसे ऐसे हमको ये बैंक को लूटना है। तो आपराधिक षड्यंत्र कहाँ पे है, 120 का ए में। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 120 बी, आपराधिक षड्यंत्र का दंड। आपराधिक षड्यंत्र का दंड, ठीक है, जो 120 में काम किया उसका ये दंड है। और इसमें क्या होगा दंड, 6 महीने से ये अधिक का नहीं होगा, याद रखना 6 महीने से अधिक का नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जुर्माना हो सकता है, या दोनों, या तो 6 महीने का इसमें कारावास होगा। वो कारावास कैसा होगा, कठिन भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है। ठीक है, और या जुर्माना भी हो सकता है, ऐसा खाली जुर्माना लेके ही छोड़ दिया जाए, या फिर दोनों भी लागू हो सकते हैं, उनको 6 महीने की सजा भी होगी, साथ में जुर्माना भी किया जाएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, धारा 121 का ए। धारा 121 का ए में क्या है, इसमें है भारत के खिलाफ जो युद्ध करेगा। जो धारा 21 है ना, इसमें बोलता है कि जो भारत के खिलाफ युद्ध करेगा या भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ मतलब गलत कार्य करेगा भारत सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ, तो धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो धारा 121 में बताए गए हैं काम उनको करेगा, तो 121 के अकॉर्डिंग उसको दंडनीय होगा वो। ठीक है, कब दंडनीय होगा, वो जब 121 के काम को करेगा। ठीक है, और इसमें एक ये इंपॉर्टेंट है ये बात, सुखपाल बनाम उत्तराखंड। ठीक है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट, 124 का ए, राजद्रोह, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। राजद्रोह 124 का ए, इसमें क्या है, राजद्रोह की परिभाषा है ये। इसमें क्या, विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ कोई भी घटना या अवमानना पैदा करेगा, लोगों में घटना फैलाएगा कि गवर्नमेंट बेकार है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी करेगा, या फिर हमारे राष्ट्रीय गान है, जो हमारा राष्ट्रीय गान होता है उसकी प्रतिलिपियों को फाड़ के फेंकेगा, या राष्ट्र ध्वज को जलाएगा, तो ये सब कहां पर आएगा, 124 के ए में। तो इसके लिए क्या दंड हो सकता है, इसके लिए दंड है आजीवन कारावास प्लस जुर्माना भी होगा, प्लस जुर्माना। ठीक है, या 3 वर्ष प्लस जुर्माना। ठीक है, याद रखना 124 को, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। 124 ए में पूछा जाए तो क्या है, राजद्रोह है। अगर पूछा जाए राजद्रोह कहां पर है, तो 124 के ए में। नेक्स्ट, 126, भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाले शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। ठीक है, जैसे कि जो भी हमारे बराबर कंट्री में, जैसे नेपाल, भूटान आदि कंट्री है, उनमें जाके कोई भी लूटपाट करेगा, तो वो कहां पर आएगा, सेक्शन 126। ठीक है, भारत सरकार के साथ जो शांति का संबंध है, जैसे नेपाल का बहुत अच्छा संबंध है इंडिया के साथ में, तो वहां जाके कोई इंडियन जाके क्या करेगा, लूटपाट करेगा, तो उसको 126 के सेक्शन के अनुसार उसको दोषी ठहराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन, काफी इंपोर्टेंट सेक्शन है ये, 141, अवैध जमाव। ठीक है, अवैध जमाव होता क्या है, सबसे पहली बात अवैध जमाव जान लेना चाहिए होता क्या। अवैध जमाव का मतलब है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति,
5 या 5 से अधिक व्यक्ति जिनका उद्देश्य सामान्य हो, बिल्कुल एक जैसा हो, ठीक है, उनका टारगेट क्या हो, एक हो, फिक्स हो, ठीक है, और वो कैसे व्यक्ति हो, जो पहले से ही कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो वहाँ के राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट है जो हमारी, उसके खिलाफ उन्होंने कुछ ना कुछ गलत कार्रवाई की हो, मतलब पहले से गलत संगतियों में संलिप्त है, गलत गतिविधियों में संलिप्त है, आतंकित है वो लोग, मतलब ठीक नहीं है उनके आचार विचार, तो उन लोगों के खिलाफ ये 141 लागू होती है, अवैध जमाव, ठीक है, मतलब विधि विरुद्ध जमाव। अगर पूछा जाए आपसे अवैध जमाव कहाँ पर है, तो सेक्शन 141 में अवैध जमाव है। सेकंड है 142 अवैध जमाव का सदस्य होना, ठीक है, तो जो अवैध जमाव 141 में अवैध जमाव था ना, तो उसके जो मेंबर्स होंगे 142 अवैध जमाव का सदस्य होना, ठीक है। अगर पूछा जाए अवैध जमाव का सदस्य होना कहाँ पर है, तो आईपीसी के सेक्शन 142 में है। नेक्स्ट 143 अवैध जमाव का सदस्य होने का दंड, जो हमने ऊपर अवैध जमाव किए ये सब, तो उनका जो दंड है वो कहाँ पर है, 143 में है। वो कितना हो सकता है, 6 महीना या जुर्माना या दोनों, ठीक है, ये याद रखना। दंड में जिसके भी दंड बोल रहा हूं ना वो याद रखना, इंपोर्टेंट है वो। धारा 141, ओ सॉरी, धारा 144 काफी इंपोर्टेंट सेक्शन है ये भी। 144 घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित होना, मतलब क्या है कि पहले तो सिंपल तरीके से विधि विरुद्ध जमाव कर रहे थे, और इस बार क्या कर रहा है, ये घातक आयुधों से लेकर, जैसे तलवार लेके जाके, तलवार साथ में लेके जा रहा है या राइफल साथ में लेके जा रहा है, इन सब के साथ में अगर वो इकट्ठे होंगे 4-5 लोग, तो वो किसके अंदर आएंगे, 144 के अंदर आएंगे, ठीक है। उसके लिए दंड क्या होगा, 2 वर्ष का जुर्माना, ठीक है, 2 वर्ष का सजा, सॉरी 2 वर्ष की सजा, 2 वर्ष का कारावास। और कारावास कैसा होगा, वो कठिन कारावास भी हो सकता है और साधारण भी। कठिन कारावास का मतलब होता है कि उससे वहां पे कुछ काम भी, परिश्रम भी करवाया जाएगा, और जो भी होता है कठिन के अंदर वो सब उस पर लागू होगा, और यह साधारण भी हो सकता है, ठीक है, या फिर जुर्माना या दोनों, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा ये कंप्लीट हुआ 144 तक। कल हम इससे आगे के करेंगे, और प्लीज अगर कहीं मुझसे कुछ ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।